बिसरूपुर गांव में एक रामदीन नाम का किसान रहता था। वह एक खुशहाल किसान था। उसके पास 25 बीघा का उपजाऊ खेत था। उसमें गेहूं, चावल, मक्का और कई तरह की सब्जियां उगा करती थी। रामदीन के घर में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और बूढ़े पिता थे। तभी रामदीन के पिताजी कहते हैं, बच्चे और बहू कहाँ हो? बालाजी का प्रसाद लाया हूँ, अमर के घर से है। लो तुम भी कोई मन्नत मांग लो और खा लो। तो उनकी पोती कहती है, लाइए दादू, मुझे दीजिए। फिर पोती प्रसाद हाथ में लेते हुए कहती है, हे हनुमान जी, मेरी क्लास की मॉनिटर अनीता, इस साल एग्जाम में वह फेल हो जाए। वह बहुत बनती है और क्लास में सारे बच्चों को हमेशा मुंह पर उंगली रखने के लिए कहती है। फिर उनका पोता भी कहता है, हे हनुमान जी, इंग्लिश वाली मेरी मैडम की स्कूल से नौकरी छूट जाए। वह ज्यादा होमवर्क देती है। मैं वीडियो गेम खेलने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। तभी उनकी माँ कहती है, सुनीता और राजेश इस तरह दूसरों का बुरा चाहने वाली प्रार्थनाएं नहीं करते। अगर तुम्हें भगवान से कुछ मांगना ही है तो अपने अच्छे के लिए मांगो, दूसरों का बिगाड़ने के लिए नहीं। फिर दादाजी भी कहते हैं, हाँ बच्चों, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अनपढ़ हूँ, पर इतना तो मैं भी जानता हूँ कि परीक्षा में फेल होना और नौकरी छूट जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। तभी रामदीन आ जाते हैं और उनकी बेटी पूछती है, पापा, इस पोटली में आप क्या लेकर आए हैं? क्या इसमें कोई खजाना है? तो रामदीन कहता है, यह तो अभी मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या है। मैं रोड पर पैदल चल रहा था। एक आदमी टांगे पर बैठा था। उसकी पोटली टांगे से गिर गई। सभी लोग को जिज्ञासा हुई कि आखिर पोटली में क्या है। रामदीन ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें मूंगफलियां थी। फिर रामदीन कहने लगा, अरे इसमें तो करारी मूंगफलियां है। चलो, हमें मूंगफलियां ही खाने को मिली। हमारे गांव में तो कहीं पर भी मूंगफलियां होती ही नहीं। रामदीन की पत्नी एक धार्मिक औरत थी। वह रामदीन से बोली, इन मूंगफलियों पर हमारा कोई अधिकार नहीं। इन्हें बेच दो और जो पैसे मिले उन्हें दान कर देना। फिर रामदीन के पिता कहते हैं, बिल्कुल ठीक है बहू, लेकिन हमें कुछ दिन रुकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसकी यह मूंगफलियां हो वो आदमी इन्हें ढूंढता हुआ हमारे गांव तक आ जाए। रामदीन का छोटा भाई महेश शहर में रहता था। बंटवारे में उसे भी 25 बीघा जमीन मिली थी, लेकिन उसने अपना खेत बेचकर शहर में प्लाट खरीद लिया था। महेश शहर में पहुंचकर खुद को छोटा महसूस करता था। उसकी पत्नी शर्मिली भी उससे ज्यादा पैसा कमाने के लिए उस खाती रहती थी। पिछले वाले रमन जी के यहाँ दूसरी एसी लग गई है और हम यहाँ गर्मी में ही सड़ रहे हैं। गर्मी के कारण मेरे सारे बाल गिर गए हैं। अगर मुझे पता होता कि मुझे ऐसी गरीबी में रहना पड़ेगा तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। फिर महेश कहता है, अरे राशन का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बीमा की किस्त, इन सब के बाद पैसे बचते ही कहाँ हैं कि जो मैं एसी खरीदूं। तुम्हारे कपड़े और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी काफी खर्चा है। फिर महेश की पत्नी कहती है, सारे पड़ोसियों का अनाज उनके गांव से आता है। एक हम ही ऐसे हैं जिन्हें दुकान से राशन खरीदना पड़ता है। तुम्हारे भाई का गांव में कोई खर्चा नहीं है। तुम उससे जमीन क्यों नहीं मांग लेते? वो तो गांव में रहा है, मजदूरी भी कर लेगा। उसका काम तो कैसे भी करके चल जाएगा। तो महेश कहता है, मैं तो अपनी जमीन पहले ही लेकर बेच चुका हूँ। अब मैं दोबारा उससे नहीं मांग सकता। तो उसकी औरत कहती है, अगर तुम इस तरह सीधे साधे बने रहे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे।
आज का जमाना गला काट प्रतियोगिता का है। साम दम दंड भेद चारों लगाओ, तब जाकर काम बनता है। इस संडे को तुम गांव जाओ और गेहूं चावल का इंतजाम करने की कोशिश करो। रविवार वाले दिन महेश रामदीन के घर पहुंचा तो रामदीन के बच्चे कहते हैं, चाचा जी नमस्ते। फिर महेश बच्चों को, अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, भैया घर पर नहीं है क्या? तो रामदीन की पत्नी कहती है, वह पिताजी को आंखों के डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। पिताजी को रात में चीजें साफ दिखाई नहीं देती है ना। तो महेश अपनी भाभी से कहता है, अरे बड़े भैया से पूछना कि मेरे लिए 10 क्विंटल गेहूं और 10 क्विंटल धान का इंतजाम हो जाएगा। तो महेश की भाभी कहती है, नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा। तुम्हारे भैया ने छमाही की फसल पिछले ही महीने बेची है। बेमौसम बरसात की वजह से इस बार बहुत सारी फसल खराब हो गई थी, लेकिन तुम गांव के किसी आदमी से गेहूं और चावल खरीद सकते हो। फिर महेश कहता है, मुझे खरीदना नहीं है भाभी, मैं आप लोगों से गेहूं और चावल मांगने आया हूँ। फिर महेश की भाभी कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो महेश? तुम शहर में अच्छी नौकरी करते हो और सिर्फ 2 लोग हो, हमारे बच्चे भी हैं और फिर पिताजी की दवाई का खर्चा अलग। हम अगर फसल तुम्हें दे देंगे तो हम खुद क्या खाएंगे? हमारी तो रोजी रोटी का एक ही साधन है, हमारी फसल। फिर सुरेश कहता है, आपसे बात करने का तो कोई फायदा नहीं है, भैया को आने दो, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। खाना तो है आपके घर या वो भी खत्म हो चुका है? फिर उसकी भाभी कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो महेश? तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, जितने दिन चाहते हो यहाँ रुको, जो हम खाते हैं वही तुम्हें खिलाएंगे। रामदीन के घर आने पर महेश ने रामदीन से बात की, लेकिन रामदीन ने भी वही जवाब दिया जो उसकी भाभी ने दिया। फिर महेश कहता है, तुम लोगों से कोई उम्मीद रखना भी बेकार है, चलता हूँ अब मैं, कभी नहीं आऊँगा। तो उसकी भाभी कहती है, नाराज मत हो महेश, हमारी मजबूरी समझो। वैसे अगले महीने हम लोग वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम और शर्मिली भी चलो तो फोन करके बता देना। ज्यादा लोग चलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो महेश नाराज होते हुए कहता है, नहीं मैं आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। महेश नाराज होकर अपने घर पहुंचा और सब कुछ अपनी बीबी को बताया। फिर उसकी बीबी ने कहा, वो दोनों पहाड़ी के रास्ते पर जा रहे हैं, यही मौका है तुम्हारे पास। फिर महेश कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर शर्मिली बोली, अरे तुम इतना मत सोचो, वैसे भी जीवन मर्डर ऊपर वाले के हाथ में है, तुम बस अपना काम करो। फिर महेश दूसरे दिन वापस रामदीन के घर जाता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी उस दिन में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया, मैं आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ सकता, मुझे माफ कर दीजिए। फिर उसकी भाभी कहती है, कोई बात नहीं महेश, छोटों से गलतियां हो जाती है, बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। फिर महेश पूछता है, भाभी आप लोग वैष्णो देवी कब और किस वाहन से जा रहे हैं? तो उसकी भाभी बताती है कि हम 15 तारीख को मोटरसाइकिल से ही जा रहे हैं। बच्चे और पिताजी घर पर ही रहेंगे क्योंकि बच्चों की एग्जाम आने वाली है ना। फिर महेश कहता है, ठीक है, जब आप लोग लौट आए तो मुझे बता देना, मैं प्रसाद लेने आ जाऊंगा। कुछ दिन बाद रामदीन और उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से वैष्णो देवी के लिए रवाना हो गए। जब वो पहाड़ों पर पहुंचे तो एक जीप उनके पीछे लग गई।
जीप ने रामदीन की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल खाई में गिर गई। अगले दिन महेश रामदीन के घर पहुंचा तो उनकी भतीजी बोली, चाचा मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, वैष्णो देवी गए हैं। आप किस काम से आए हैं? तो महेश कहता है कि मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा अब कभी नहीं लौटेंगे। तभी महेश के पिताजी कहते हैं, अरे महेश, तुम बच्चों से इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? फिर महेश कहता है कि यह देखिए, अखबार में खबर छपी हुई है कि वैष्णो देवी जाते समय एक जीप और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई और मोटरसाइकिल खाई में गिर गई और भैया का फोन भी नहीं लग रहा है। काफी दिनों तक बृजमोहन ने रामदीन और उसकी पत्नी का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटे। फिर एक दिन महेश कहता है, अब इंतजार करना बेकार है पिताजी, खेती बाड़ी अब मैं संभाल लेता हूँ, इन दोनों बच्चों को भी तो पालना है। तो महेश के पिताजी हाँ भरते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम ही संभालो। एक रात महेश ने अपने पिता को खांसी की दवा में धोखे में बेहोशी की दवा पिला दी। जब बृजमोहन बेहोश हो गया तो महेश ने खेत के कागजातों पर बृजमोहन का अंगूठा लगवा दिया और चालाकी से जमीन अपने नाम करवा ली। उसके बाद महेश अपने घर निकल लिया। एक दिन सुनीता और राजेश अपने खेत पर खेलने गए तो एक आदमी ने उन्हें भगा दिया। तुम दोनों मेरे खेत में क्या कर रहे हो? चलो भागो। तभी सुनीता कहती है, यह खेत हमारा है। तो वह आदमी कहता है, यह तुम्हारा खेत था, तुम्हारे चाचा ने इसे मुझे बेच दिया है। सुनीता और राजेश ने घर जाकर अपने दादा को सारी बात बताई। बृजमोहन ने गांव के एक आदमी का फोन लेकर महेश को फोन किया। कॉल महेश की पत्नी शर्मिली ने उठाया। फिर बृजमोहन बोला, अरे बहू महेश कहाँ है? क्या उसने खेत बेच दिया है? फिर शर्मिली बोली, हाँ खेत बेच दिया गया है। अब फोन करके बार बार परेशान मत करो। दोनों बच्चे कुछ ही साल में बड़े हो जाएंगे और अपनी अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेंगे। हमने अपना घर भी बदल दिया है, इसलिए घर पर भी मत आना। बेचारा बूढ़ा बृजमोहन चिंता में पड़ गया कि दोनों बच्चों को कैसे पालेगा। फिर कहने लगते हैं कि लगता है अब मुझे ही काम करना पड़ेगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बूढ़े को कुछ समझ नहीं आया कि क्या काम करे। उसने वही मूंगफलियों की पुटली उठा ली जो रामदीन को काफी दिन पहले मिली थी और उन्हीं मूंगफलियों को शहर की तरफ बेचने के लिए निकल पड़ा। गले में टोकरी लटकाकर उसमें मूंगफलियां डालकर पूरे शहर में आवाज लगाते हुए बेचने लगा, मूंगफली वाला, करारी मूंगफली वाला। तभी एक ग्राहक आया और कहा, अरे भैया, यह मूंगफली कितने रुपए किलो? फिर बृजमोहन ने कहा, यह मूंगफली मात्र 100 रुपये किलो है। आदमी ने मूंगफली खाकर देखी, मूंगफली एकदम दाने से भरी हुई थी। उसने पोटली में मौजूद सारी मूंगफलियां खरीद ली और बृजमोहन को 1000 रुपये दिए। फिर बृजमोहन कहने लगे, 300 की बचत करूंगा और 700 की मूंगफलियां फिर खरीद लूंगा। इस तरह आगे कुछ कमाई होती रहेगी। घर लौटते वक्त अंधेरा हो गया था। बृजमोहन को रात में कम दिखाई देता था। सड़क पर चलते समय उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। एक आदमी बृजमोहन को उठाने आया और उसने चुपके से बृजमोहन के जेब में हाथ डालकर सारे रुपए निकाल लिए। कुछ देर चलने के बाद बृजमोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कि पैसे गायब और कहने लगा, अरे मेरे पैसे कहाँ गए?
खर्चा पानी के लिए भी पैसे नहीं है। अब तो बच्चों को भूखा ही सुलाना पड़ेगा। इतना कहकर बृजमोहन रोने लगा। तभी एक फकीर वहां आया और कहने लगे, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? बृजमोहन ने फकीर को सारी बात बताई। फकीर ने अपनी झोली से एक थैली निकालकर बृजमोहन को दी और कहा, इस थैली में कुछ बीज है, इन्हें बो देना, इनसे सोने की मूंगफलियां उगेगी। फिर बृजमोहन बोला, लेकिन मेरे पास तो जमीन नहीं है बाबा। तुम्हारे गांव में जो नदी है उसके पास वाली जमीन बंजर है। तुम अपना घर गिरवी रख कर तुम वो जमीन को खरीद लेना, उसमें यह मूंगफलियां बो देना। बृजमोहन ने वैसा ही किया जैसा फकीर ने बताया था। 7 दिनों बाद ही उस खेत में सोने की मूंगफलियां आ गई। उन मूंगफलियों को बेचकर बृजमोहन ने अपना गिरवी रखा घर भी छुड़वा लिया। तो राजेश कहता है, दादाजी हमारे पास काफी रुपए इकट्ठे हो गए हैं, चलिए शहर जाकर मूवी देखकर आते हैं। बृजमोहन, सुनीता और राजेश शहर के सिनेमा हॉल पहुंचे। महेश और शर्मिली भी उसी सिनेमा हॉल में मूवी देखने आए हुए थे। तभी उन दो लोगों की मुलाकात होती है। तो शर्मिली पूछती है, तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम यहाँ शहर में मूवी देखने आए हो? फिर सुनीता कहने लगी, चाचा ने चालाकी से हमारा खेत छीन लिया, मगर हमें एक ऐसा खेत मिल गया है जिसमें सोने की मूंगफलियां होती है। अब आप हमसे बहुत गरीब हैं। मूवी देखने के बाद जब बृजमोहन, सुनीता और राजेश घर पहुंचे तो उन्हें रामदीन और उनकी पत्नी घर के दरवाजे पर खड़े दिखाई दिए। फिर बृजमोहन ने कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों जिंदा हो बेटा। मैंने तो तुम दोनों की आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर रामदीन बताने लगा कि हम खाई में गिर गए थे, लेकिन एक पहाड़ी किसान ने हमें बचा लिया था। स्वस्थ होने में हमें थोड़ा समय लग गया। बृजमोहन ने महेश की सारी करतूत रामदीन को बताई और उन्हें सोने की मूंगफलियों के बारे में भी बताया। फिर सुनीता की मम्मी कहने लगी, ईश्वर एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता है। महेश से खेत की रकम वापस लेने का एक ही तरीका है। रामदीन की पत्नी को पता था कि महेश सोने की मूंगफलियों के लालच में बंजर जमीन भी खरीदने वापस आएगा। उन्होंने थैली में मौजूद सारे बीज बोकर उन सबकी सोने की मूंगफलियां उगा ली और सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद महेश गांव आया और अपनी भाभी से बोला, भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका खेत बेच दिया। आप लोग सोने के मूंगफलियों से काफी पैसे कमा चुके होंगे। अब सोने की मूंगफली वाला खेत मुझे दे दीजिए। मैंने आपका खेत 20 लाख में बेचा था। मैं आपको 20 लाख देने को तैयार हूँ। तो उसकी भाभी बोली, ठीक है। महेश ने 20 लाख देकर बंजर जमीन खरीद लिया। उसे लगा कि खेत में कोई जादू है, जबकि जादू तो फकीर द्वारा दिए गए मूंगफली के बीजों में था। महेश ने मूंगफली के बीज खरीदकर बंजर खेत में डाले, लेकिन वहां कुछ नहीं उगा। महेश ने गुस्से में अपनी भाभी के पास पहुंचा और बोला, भाभी खेत में तो कुछ भी नहीं उग रहा। तो उसकी भाभी बोली, हम क्या करें, शायद तुम बेईमान हो, इसलिए तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही। तो महेश कहता है, तो मेरे 20 लाख वापस करो। फिर उसकी भाभी कहती है, तुमने जो पैसे दिए वह तो हम खर्च भी कर चुके हैं, इसलिए हमसे अपने रुपए वापस लेने की कोशिश भी मत करना। वैसे भी वो पैसे हमारे ही थे। ज्यादा परेशान करोगे तो हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें खाई में गिरवाने में
तुम्हारा ही हाथ था और पिताजी को बेहोश करके खेत अपने नाम करवा लिया। सच्चाई सुनते ही महेश घबरा गया और वापस गांव कभी नहीं लौटा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।